हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे तीसरा अध्याय प्रश्नावली 3.1। हमने पढ़ा था अभी तक बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और शून्यांकों के योग और गुणनफल दिए जाए तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करना। ये दो टॉपिक हम पहले कर चुके थे, इन दोनों को ज्ञात करना। अब एक और क्वेश्चन आता है 3 नंबर, तीसरा सवाल 3.1 से कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। अब हम इसके व्यापक रूप से तुलना करते हैं। इसके मानक रूप से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें a का मान कितना मिलेगा, 1, b का मान -8 और c यानी अचर पद k। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, a b c के मान लेना। अब उसी आधार पर हम लेंगे, क्योंकि देखो जांच करते समय हमने एक चीज लिखी थी, प्रथम स्थिति क्या थी, क्योंकि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा ये मान किसके बराबर था, -b बटा a के बराबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो माइनस आएगा, b का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 1। तो हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस इस माइनस से गुणा होकर बना देगा प्लस, यानी प्लस का 8 और नीचे 1 है, इसको छोड़ दो, इसको लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये है हमारी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी स्थिति हमने ली थी गुणनफल वाली, यानी सेकंड स्थिति शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बटा a के बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, c का मान देखिए कितना है k और a का मान है 1। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर k। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें जो चीज दे रखी है उसमें शून्यकों के वर्गों का योग, यानी जो दो शून्यक दिए हुए हैं उनके वर्गों का योग दिया हुआ है। योग दिया हुआ है, यहां से आपको सवाल समझना है। हमने जो ये दो स्थितियां लिखी, दो समीकरण बनाई, पहली स्थिति में क्या लिया था, शून्यकों का योग, और दूसरी में था गुणनफल। तो हमें यहां से स्टार्ट करना है, यानी योग वाली समीकरण को लेना है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, ये है समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे भी वर्ग, क्योंकि दिया हुआ क्या है, वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया हुआ है, तो इस योग को हम वर्ग करेंगे। तो यहां लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब देखिए वर्ग करने पर क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और दूसरी तरफ आ जाएगा 8 होल स्क्वायर। अब देखो यहां एक सरल समीकरण लगेगी। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस सरल समीकरण का प्रयोग हो जाएगा यहां पर।
इसके अनुसार सबसे पहले आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा, और दूसरी तरफ 8 का वर्ग होता है 64। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो एक तो हमें लिखना है समीकरण नंबर 2 को, यानी समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे, देखिए यहां दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है k, तो यहां तो रखेंगे हम समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा का मान, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहां लिखते हैं चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये तो हमें दिया है, तथा समीकरण नंबर 1 से इन दोनों का प्रयोग एक साथ करेंगे हम। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या ले रहे हैं 40 प्लस 2 अपनी जगह पर है, और अल्फा इंटू बीटा का मान मिलेगा समीकरण 2 से, सॉरी यहां लिखना है 2 नंबर, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है k, और दूसरी तरफ है 64। हमें k का मान निकालना है, इसलिए 2k को यहीं रहने दें और 40 का पक्षांतरण करेंगे, तो 40 कहां चला जाएगा 64 की तरफ, और इधर आकर हो जाएगा माइनस का, या 2k बराबर 64 माइनस 40 यानी 24, और k बराबर हो जाएगा 24/2 या k बराबर 12। यानी इस द्विघात बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग हमें दिया हुआ था, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ था 40, और हमें निकालना क्या था, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, यानी k का मान हमें ज्ञात करना था। तो k का मान कितना आया 12, तो ये है हमारा आंसर k बराबर 12। देखो अब आती है इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2, यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए भागफल और शेषफल ज्ञात करना। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे वो अपने आप कर सकते हो। अब हम करते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भागफल और शेषफल ज्ञात करना। हमने देखो वास्तविक संख्याएं जब पढ़ी थी तो उसमें हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उस प्रमेयिका के अनुसार क्या था कि दो धनात्मक पूर्णांक जब दिए जाते हैं और विभाजन क्रिया करते हैं तो हमें दो अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होते हैं, जिन्हें a बराबर बी क्यू प्लस आर से व्यक्त किया गया था। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये a और b क्या थी, दो पूर्णांक जो हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, जो प्रमेय में दिए गए थे, और q क्या था भागफल, और r क्या था शेषफल। ये दोनों हमें विभाजन क्रिया के बाद में प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद, यानी 3.2 के अंदर जब हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे तो हमारे सामने यही स्थिति फिर से आएगी, परंतु यहां a और b ना लेकर के बहुपद के लिए px और gx, यानी a और b की जगह क्या आ गया px और gx। बाकी देखो भागफल और शेषफल वही है, px भाज्य, gx भाजक, qx भागफल, rx शेषफल। यहां जो x आ रहा है ये क्या है, ये एक मात्र संकेत होता है चर का, यानी बहुपद में कौन सा चर आ रहा है। अगर x आ रहा है तो यहां x लिखा जाएगा, t आ रहा है तो t, ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक संकेत मात्र है। अब देखिए इस विधि को हम एक नाम दे रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है।
तो हम उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो QX RX जो हमें प्राप्त होता है, इसका जो संबंध है वो ठीक उसी प्रकार से रहता है जैसा हमने वास्तविक संख्याओं में पढ़ा था। देखो वहां हमने पढ़ा था कि R जो है वो यानी शेषफल जो है वो 0 हो सकता है, या फिर जो R है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और जो R है वो B से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। यहां अगर हम बात करें तो यहां पर आएगा GX, लेकिन यहां जो R है वो 0 हो सकता है, परंतु अगर वो किसी घात में आता है, किसी चर में बसता है, तो ध्यान रहे R जो है इसकी घात GX से छोटी होगी, यानी शेषफल की जो घातांक आएगी, x की जो घातांक आएगी, वो भाजक से सदैव छोटी रहेगी, ठीक है। यहां ऋणात्मक शेषफल आ सकता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। देखो एक एग्जाम्पल है हमारी बुक में, एग्जाम्पल कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बहुपद Px में, यानी एक बहुपद दे रखा है जिसको हम ले रहे हैं Px, और ये है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, और दूसरा बहुपद है Gx। ये Gx क्या है? भाजक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यानी इस बहुपद में Px में Gx का भाग देकर के हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी Qx और Rx, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। करना क्या है? विभाजन क्रिया, भाग करना है। अब देखिए, भाग करने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं, अवरोही क्रम। विभाजन क्रिया करते समय जब हम बहुपद के विभाजन क्रिया करेंगे तो ये अवरोही क्रम जो है ये आपको ध्यान रखना है। अवरोही क्रम क्या होता है? यानी जो चर है उसकी घातों का घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है? घटता क्रम। जैसे मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x4 प्लस 5, ये एक बहुपद है। अगर हम इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें इस पूर्णांक से, यानी जो चर के गुणा में जो मान आ रहा है, गुणांक से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या को देखना ही नहीं है। देखना क्या है? यहां देखिए, चर की घातों का घटता हुआ क्रम। किसको देखना है? चर और उसकी घात, ये दो ही चीजें देखनी है हमें। तो हम देखेंगे यहां पर कि x की जो घात है वो सबसे बड़ी है 4, तो ये सबसे पहले आएगा। निशान यानी गणितीय चिन्ह ध्यान रखना है, अगर प्लस आता है या माइनस आता है तो वो साथ में रहेगा। ये x4 धनात्मक है तो ये धनात्मक होगा, यानी यहां हमें प्लस का निशान या धनात्मक निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में देखो, 4 से छोटी घातांक 3, क्या x3 है कहीं पर? नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। 3 से छोटी घातांक 2 ये रही, ये कैसी है? प्लस की, यानी प्लस का 3x स्क्वायर। x स्क्वायर के बाद में आता है x अकेला, यानी जिसकी घात 1 हो, ये रही, ये है माइनस का 8x, और अंत में अचर पद या स्थिरांक, यानी जिसके साथ में चर पद नहीं है, वो है प्लस का 5। तो ये कहलाता है अवरोही क्रम। हमें सबसे पहले इस क्रम का ध्यान रखना है और इसी क्रम में संख्याओं को यानी पदों को व्यवस्थित करना है। दोनों के अंदर ध्यान रखना है, Px और Gx में। यदि किसी बहुपद में ये क्रम पहले से ही सही है तो आपको कोई बदलाव नहीं करना, ये ध्यान रखें आप।
अब करते हैं हम अपना प्रश्न। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही मोस्ट और खतरनाक टॉपिक है ये। बोर्ड परीक्षाओं में लगभग इस तरह के सवाल हर साल आते रहते हैं, ज्यादातर आते हैं ये। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही क्रम में रखने पर देखो gx का भाग देना है, तो gx तो आएगा बाहर। अब देखो क्रम ध्यान रखना, इस बहुपद में सबसे बड़ी घातांक है एक्स स्क्वायर, उसके बाद में है x यानी माइनस का x, उसके बाद में है अचर पद यानी प्लस का 1। px यहां देखिए सबसे बड़ी घातांक x4, x की घात 4, उसके बाद में x की घात 2, उसके बाद में x की घात 1 और अंत में अचर पद यानी स्थिरांक। यानी ये पहले से ही सही था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, परंतु gx में हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स को कहां लेकर के आएंगे, इस 1 से पहले, और जो स्थिरांक है 1 ये चला जाएगा लास्ट में। अब देखिए हम यहां साथ साथ थोड़ा सा रफ कार्य भी करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने छोटी क्लासों में भाग करना सीखा था। वहां क्या था कि हम पहाड़ी बोलते थे, भाग करते थे, शेषफल निकालते थे, भागफल निकालते थे, तरीका वही रहेगा। यहां देखिए जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस संख्या को हम गुणा करते हुए यहां पर नीचे लिखेंगे। परंतु किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले ये जरूरी है कि हम वो पता लगाएं कि सबसे पहले जो भागफल आने वाला है वो क्या है। यानी सबसे पहले इस बहुपद में इस बहुपद का भाग कितनी बार जाएगा, तो ये पता लगाने के लिए आपको अवरोही क्रम में रखने के बाद में अंदर से और बाहर से पहला पहला पद लेना है। यानी अंदर से जब हम पहला पद बाहर निकालते हैं तो आता है x की घात 4, x की घात 4, और बाहर से आता है x की घात 2। इन दोनों में विभाजन क्रिया करते हैं तो ध्यान दीजिए, ऊपर x की घात कितनी है 4 और नीचे x की घात है 2। अब 4 में से 2 घातें तो कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, x की घात 2। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x 4 बार है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 बार लिख लीजिए। नीचे x कितनी बार है, 2 बार लिख दीजिए। अब देखो एक x से एक x, इधर x से x, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचे कितने हैं, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। तो हमारे आंसर में जो पहला पद आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और जो यहां पर आंसर में आता है, जो भागफल हमारा आता है प्रथम भागफल, उसी भागफल को इस पूरे बहुपद से गुणा करना है। इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया था, गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। यानी ये रफ कार्य जो है ना ये आपको अलग से करना है। सबसे पहले तो ये पता लगाओगे कि भाग कितनी बार जाता है। पता लगाने के बाद में उसी भागफल को इस gx से गुणा करके देखना है। तो चलिए गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 4, एक्स स्क्वायर को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये जो चिन्ह है वो लगा दो, एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे x की घात 3। अब इस एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। यानी ये वाली संख्याएं आ रही हैं और ये हमें कहां लिखनी है, यहां। लेकिन यहां भी आपको ध्यान रखना है कि जो सहजातीय पद होते हैं वही एक दूसरे के नीचे लिखे जाएंगे। जैसे यहां x की घात 4 है सबसे पहले, तो यहां देख लीजिए यहां भी x की घात 4 है, तो ये x की घात 4 कहां आएगा, इसके नीचे। उसके बाद में आता है माइनस का x3 यानी x की घात 3। क्या यहां पर x की घात 3 है, नहीं है, तो कहां लिखेंगे भाई, हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, हम यहां भी नहीं लिख सकते, यहां भी नहीं लिख सकते, इसको अलग से लिख दीजिए। ये लो
माइनस का x की घात 3, ये भी हो गया। अब रह गया प्लस का एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रहा है, इसके नीचे आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे हम ये भाग क्रिया करते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखने के बाद में ये नीचे की संख्या हम घटाते हैं, और घटाते समय क्या होता है कि जो संख्याएं हमने अभी अभी लिखी है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये माइनस है, ये बदल कर कैसा हो गया प्लस, इसको नहीं लेना। इसी तरह से ये जो प्लस है ये कैसा हो गया माइनस, और यहां भी चिन्ह कैसा है प्लस का है, तो ये भी बदल कर कैसा होगा माइनस का। ये राउंड नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। आप देखिए कि यहां चिन्ह है कैसा, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब देखिए ये x4 कैसा है प्लस, और ये कैसा हो गया माइनस, मतलब दोनों आपस में कैंसिल, कट गए। यहां देखिए माइनस का 3x² और ये भी माइनस का x², दोनों के चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहां पर देखो आपको एक मान करके ही जोड़ना है, यानी संख्या को ही जोड़ना है। 3 और 1 कितने हुए 4, x² दोनों में है, ये तो आएगा। दोनों संख्याएं माइनस की थी, माइनस भी आएगा। फिर यहां देखिए ये है प्लस का x3। अब अवरोही क्रम का जब हम ध्यान रखेंगे तो देखिए यहां तो आ रहा है x², इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो क्या हम x3 को यहां लिखेंगे, प्लस का x3 यहां आएगा, नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, हम यहां नहीं लिखेंगे तो इसको कहां ले जाएंगे x² से पहले, कोई बात नहीं, यहां की बजाय यहां लिखेंगे हम। हमें अवरोही क्रम का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस। ये x3 पहले आ गया। ये आगे सारी संख्याएं ऊपर से देखते हैं, प्लस का 4x और प्लस का 5 वापिस, ये था हमारा पहला चरण। अब दोबारा करते हैं तो फिर तरीका वही रहेगा, अंदर से पहली संख्या बाहर से पहली संख्या। फिर से रफ कार्य करते हैं यहां, तो देखो अंदर से पहली संख्या आती है x की घात 3 और बाहर से है x की घात 2। 3 में से 2 तो कट ही जाएंगे, कितने बचेंगे सिर्फ x, और यही x क्या होगा इस बाहर वाले बहुपद से गुणा होगा, यानी x² माइनस x प्लस 1 से। तो गुणा करके देखो, पहले इससे गुणा करो x3 माइनस, फिर इसको यहां करोगे x², फिर ये प्लस, फिर इसको 1 से करोगे x, ये संख्या आई। क्रम ध्यान रखना है, x3 इस x3 के नीचे ही लिखा जाएगा x3, फिर x² इस x² के नीचे ही लिखा जाएगा, और फिर आता है x जो कि इस x के नीचे लिखा जाएगा। फिर से चिन्ह बदल दो, जैसे यहां बदले थे घटाते समय, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। ऐसा करते ही पहला पद कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का x3 ये माइनस का x3, मतलब पहला पद तो आपस में कटेगा, ये तो कैंसिल होगा, ये निश्चित है। अब देखिए यहां ये माइनस का 4x² और ये प्लस का x², इस निशान को नहीं देखना है, जो चेंज किया है वही लेना है, ये ध्यान रखें विशेष। अब माइनस और प्लस क्या होते हैं आपस में घटेंगे, तो 4x² में से 1x² घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3x²। माइनस क्यों लगाया अभी, क्योंकि ये 1x² तो प्लस का है और ये माइनस का है 4 बड़ा है जो कि ऋणात्मक है, इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या का निशान लगेगा। ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x, यहां भी निशान विपरीत है, ये भी घटेंगे, बड़ी संख्या का निशान ध्यान में रखना, प्लस लगेगा, और 4x में से 1x घटा देंगे 3x, फिर प्लस का 5, ये वैसा ही नीचे आ जाएगा, इसको हम सीधा उतार देंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलना है, ये ध्यान रखना, जो नीचे लिखे गए हैं उसी के चिन्ह बदलेंगे। अब देखते हैं दोबारा, फिर से देखो, अभी हमने आंसर क्या निकाला था
प्लस का x, यहां लिखना था इसको, सॉरी। अब देखिए वापस माइनस का 3x² और बाहर से पहली संख्या है x², तो x² से x² कैंसिल, बचा क्या माइनस का 3। ये गुणा किससे होगा, बाहर वाले बहुपद x² माइनस x प्लस 1 से, तो आंसर में तो आएगा माइनस का 3। अब गुणा करके देखो, -3 का गुणा जब x² से करेंगे माइनस का 3x², -3 को माइनस x से करेंगे प्लस 3x, निशान चेंज क्यों हुआ, इस माइनस की वजह से, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, -3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3, -3x² प्लस 3x और प्लस का माइनस का 3। फिर से निशान चेंज करो, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस का 3x² प्लस का 3x² कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x ये भी कैंसिल, बराबर परंतु विपरीत चिन्ह, कैंसिल, प्लस का 5 और प्लस का 3 दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के 8। अब देखो यहां पर x की घात या x का कोई पद नहीं है, यानी gx से ये मान छोटा है, तो ये क्या बचेगा, शेषफल। ये क्या है, शेषफल, और ये है भागफल। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के अंदर जो भागफल है यानी qx है वो है x² प्लस x माइनस 3 तथा rx क्या है, प्लस का 8। तो ये है हमारा आंसर। हमसे यही पूछा गया था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 3.2 के जो पहले दो सवाल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों में इसी तरह से विभाजन की क्रिया ही करनी है। अब देखो दूसरे सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या है कि यहां पर गुणनखंड है या नहीं ये शब्द लिखा हुआ है, गुणनखंड है या नहीं। तो देखो कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब यहां शेषफल कितना बचता है, 0 यानी 0। जब शेषफल 0 होता है तब हम ये बात कह सकते हैं कि जो ये पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दूसरे सवाल में करना कुछ नहीं है, इसी तरह से भाग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको qx और rx दो चीजें मिलेंगी। इन दोनों में से यदि किसी प्रश्न में rx का मान 0 आता है यानी शेषफल 0 आता है तो आप कह सकते हो कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और अगर 0 के अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य शेषफल आता है, जैसे यहाँ पर 8 आया या कोई और आ गया, माइनस में आ गया, या x² से छोटी घातांक आ गई, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बस यही पता लगाना है इसके अंदर, 0 आए तो है, 0 के अलावा कुछ भी आए तो नहीं है। बस यही है विभाजन क्रिया, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो पहले दो सवाल हैं आप उनको इसी तरह से हल करेंगे, इसी पर अभ्यास करेंगे। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 3 नंबर का सवाल आता है ये। ठीक है बच्चों, तो आपको केवल इसी पे अभ्यास करना है। इसके अलावा जो और सवाल है तीसरा और चौथा, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।